बेजल, एक्शन फाइनेंशियल, अनुग्रह, कार्वी, पीएमए वेल्थ क्रिएटर्स, वी राइज, ऐसे करके करीब 18 स्टॉक ब्रोकर्स पिछले 5 साल के अंदर डिफॉल्ट कर गए हैं। रीजन एक ही है, अपने क्लाइंट्स के पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। अब सेबी हैज ऑलवेज बीन थिंकिंग कि जिस तरीके से ब्रोकर क्लाइंट के पैसे को एक्सेस करता है तभी मिसयूज करता है, तो ऐसा कोई फ्रेमवर्क, ऐसा कोई सोल्यूशन लेके आया जाए जिससे ब्रोकर के पास क्लाइंट का पैसा पहुंचे ही ना। जिस तरीके से प्राइमरी मार्केट में आईपीओ में जब आप अप्लाई करते हैं तो 2019 में आजबा लेके आए थे, उसी तरीके से ऐसा कुछ सेकेंडरी मार्केट के लिए भी हो जाएगा। और ये 1 साल से कुछ कंसल्टेशन पर लेके आए हुए थे। अब इनकी बीटा टेस्टिंग जनवरी 2024 से ग्रो के क्लाइंट्स के साथ, कुछ चुनिंदा क्लाइंट्स के साथ ये शुरू कर रहे हैं और इसके बाद जरूर के कुछ क्लाइंट्स के साथ भी करेंगे। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों लाया जा रहा है और इसका पॉजिटिव साइड क्या है, इसके कुछ रिस्क क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ये सब कुछ पूरे फ्रेमवर्क को समझने की भी कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आजबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, मतलब एक तरीके से जब भी आप एज ऑफ नाउ आईपीओ अप्लाई करते हैं तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालने की जरूरत नहीं है, आप अपने बैंक अकाउंट में ही पैसा रखते हैं। वो बैंक अकाउंट से पैसा ब्लॉक कर दिया जाता है और अगर आपको आईपीओ के थ्रू शेयर अलॉट होते हैं तो वो पैसा चला जाता है और आपके पास शेयर आ जाते हैं, और अगर नहीं अलॉट होता है तो आपका बैंक अकाउंट से वो पैसा अनफ्रीज हो जाता है, अनब्लॉक हो जाता है और आप पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन एनी केस पैसा आपके अकाउंट में रहता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहेगा। अभी आईपीओ मतलब प्राइमरी मार्केट के ऊपर ये रूल जनवरी 2019 से एप्लीकेबल है। अब यही रूल सेबी चाहता है कि सेकेंडरी मार्केट में नॉर्मल स्टॉक्स पे भी अप्लाई हो सके और आगे चल के डेरिवेटिव्स पे भी। सबसे पहले ये समझते हैं कि आज की तारीख में ये वर्क कैसे कर रहा है। देखिए, जब भी आप किसी ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डालते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो किसी बैंक अकाउंट में होता है, वो ब्रोकर का बैंक अकाउंट होता है। अब ब्रोकर आगे काम करता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ। मान लीजिए कि आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा, डिलीवरी कर रहे हैं अगर आप, तो आपको 5 गुना मार्जिन मिलता है, तो एक्चुअली आपको 20 रुपया ही देना है। अब यही 20 रुपया कोलेटरल के रूप में ब्रोकर सीसी मतलब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को देता है। अगर सौदा पक्का हो जाता है तो बाकी के 80 रुपये ब्रोकर को देने पड़ते हैं। तो एक तरीके से 80 रुपये आपके ब्रोकर के पास तब भी पड़े होते हैं। और अगर इमेजिन कीजिए कि लाखों क्लाइंट है तो बहुत सारा पैसा आज की तारीख में भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद भी ब्रोकर के पास पड़ा रहता है। तो आपको लगता है कि मैंने 1000 रुपये के 5000 के शेयर खरीद दिए, लेकिन 20% ही निकला है कुछ समय के लिए। स्टिल ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, बट रिस्क है। अब सेबी चाहता है कि यहाँ पे आजबा की फैसिलिटी ऐड ऑन हो जाए, मतलब कि आप ब्रोकर को ट्रेडिंग अकाउंट में फंड ऐड करें ही ना। अब डायरेक्टली कहे कि आपने आजबा का फैसिलिटी यूज करना है, आप बटन दबाएंगे ब्रोकिंग ऐप के थ्रू ही, वहां पे वो जाएगा सीधा गूगल पे या भीम या यूपीआई कोई भी ऐप में जाएगा। जितना पैसा आपने ऐड ऑन करना है वो पैसा ऐड ऑन करके आप उस अमाउंट को आजबा के जैसे ब्लॉक करवा सकते हैं। पैसा अभी भी आपके बैंक अकाउंट में ही रहा, पैसा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास भी नहीं पहुंचा। वो तब पहुंचेगा अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं। अगर आपने 5000 रुपये डाले, 1000 रुपये के शेयर खरीदे, तो 5000 रुपये में से 1000 रुपये आजबा के थ्रू एक तरीके से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास पहुंच जाएंगे। उसके सिक्योरिटीज जितनी भी आपको चाहिए वो आपके डीमेट अकाउंट में ब्रोकिंग की ऐप में दिखने लग जाएंगी। 4000 रुपये अभी भी ब्लॉक्ड रहेगा आपका। दिस इज द प्रपोजल। इससे क्या रहेगा, अगर आपके बैंक अकाउंट में लाख रुपए है, अब लाख रुपया भी ब्लॉक करवाना चाहें, आपका पैसा बैंक अकाउंट में ही है, आपके सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपको मिलता रहेगा। जो ब्रोकर पहले इंटरेस्ट के थ्रू पैसा कमाता था, जो कि इसके अकाउंट में पड़ा रहता था, वो सारी की सारी पैसा फैसिलिटी एक तरीके से वापस क्लाइंट के हाथ में आ जाएगी। इट लुक्स वेरी गुड ऑन द पेपर, मतलब काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं इसमें, लेकिन कुछ रिस्क्स भी हैं जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अभी टेक्निकली कैसे काम करेगा, आप इस्तेमाल तो ब्रोकर की ऐप का ही करेंगे, आप वहाँ पे ऐड फंड्स ही क्लिक करेंगे, लेकिन आप साथ में वो चूज करेंगे कि आपने आजबा का इस्तेमाल करना है सेकेंडरी मार्केट के लिए। वहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे, मान लीजिए 50,000 रुपये। 50,000 रुपये डाला, आपने क्लिक किया, आप पहुँच गए वहाँ पे, ब्लॉक करवाया आपने। अब इस प्रपोजल के अनुसार ये जो आजबा का यूपीआई रिक्वेस्ट होगा उसमें ब्रोकर का आईडी, आपका क्लाइंट आईडी, कौन से सेगमेंट में ट्रेडिंग करना है आपने, क्या पैसा है, ये सारी डिटेल्स ब्रोकर कैप्चर करेगा और फिर ये वैल्यूज प्रोवाइड करेगा उस यूपीआई कंपनी को। वो यूपीआई कंपनी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आगे पास करेगी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, क्योंकि ब्रोकर अगर पैसे को यूज ही नहीं कर पा रहा है तो मिसयूज कैसे करेगा। मतलब ब्रोकर डज नॉट हैव एक्सेस टू द मनी एट ऑल, बट देन वन थिंग इज कि उनको ब्रोकरेज चाहिए होगा। अब इस पूरे मॉडल में जो टैक्सेस है या जीएसटी, एसटीटी, ये सब चार्जेस है और ब्रोकरेज है, वो कैसे होंगे, उसका सेटलमेंट कैसे होगा। उसका आंसर ये है कि ब्रोकरेज को छोड़ के बाकी सारे के सारे खर्चे, जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, व्हाटएवर टैक्सेस दैट आर अप्लाइड ऑन योर ट्रेड्स, वो सारे के सारे पैसे सीसी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपसे तभी ले लेगा जब आप आसपा का अमाउंट ब्लॉक करवाएंगे। ये सारे के सारे पैसे तभी सेटल हो जाएंगे। लेकिन ब्रोकरेज कैसे चार्ज की जाएगी, इसके लिए भी इस प्रपोजल में 2 सॉल्यूशन दिए गए हैं। अब इस डॉक्यूमेंट में एक सॉल्यूशन ये भी दिया गया है कि जब तक क्लाइंट अपने उस दिन की ब्रोकरेज को पे ना करे तब तक ब्रोकर अगले दिन उसको ट्रेडिंग अलाउ ना करे। नाउ दिस इज अ टेसल ना,
इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि अब ब्रोकर और क्लाइंट आपस में लगे रहेंगे, और बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं स्टॉक मार्केट में जो 5-10 हज़ार रुपये लेके मार्केट में आते हैं सिर्फ उसको चेकआउट करने के लिए, देखने के लिए भैया पैसा बनाया जा सकता है या नहीं। पैसा गंवाएंगे वो 5-7 हज़ार रुपये और फिर निकल जाएंगे। अभी 5-10 हज़ार के जो ओवरऑल मार्जिन के साथ वो 500 से 1000 रुपया ब्रोकर जनरेट जो करके देते हैं ब्रोकर को, वो पैसा ब्रोकर को चाहिए क्योंकि उसके लिए वो रेवेन्यू है। बट सिंस एक दिन की ब्रोकरेज अगर नहीं मिलेगी उसको, तो ऐसे क्लाइंट क्या करे? ऐसे क्लाइंट शायद अपने घर वालों के नाम पे नया अकाउंट खोल लेंगे, शायद वो एक नया डीमैट अपने नाम पे खोल लेंगे किसी और ब्रोकर के साथ, पर वो अपनी ब्रोकरेज उस ब्रोकर को अपने उस अकाउंट से प्रेफर करेंगे ना दे। अभी ब्रोकरेज का अमाउंट बहुत छोटा होता है, लेकिन ऐसे क्लाइंट्स बहुत सारे होते हैं। वॉल्यूम इज हाई ऑफ दीज क्लाइंट्स, ओवरऑल रेवेन्यू फ्रॉम दीज क्लाइंट्स इज प्रीटी हाई। तो एक ठीक ठाक सा वहां पे भी रिस्क है ब्रोकर के लिए। ब्रोकर्स कलेक्ट करने का एक और ऑप्शन भी दिया गया है, जहां पे कहा गया है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को ऐड ऑन कर देते हैं, इकोसिस्टम में डाल देते हैं कि आपके लिए ब्रोकर के लिए वो ब्रोकरेज खींच ले, खुद से ही चार्ज कर ले, ताकि वो बाद में आपके साथ सेटल कर ले। नाउ द थिंग इज कि अगर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ब्रोकरेज लेती है तो इसमें यह बताया गया है कि हर ब्रोकर का सिंस ब्रोकरेज अलग अलग होता है, तो वो ब्रोकरेज वैल्यू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को बता के रखें कि हम इतनी ब्रोकरेज देते हैं। कोई फुल सर्विस ब्रोकर 0.2% डिलीवरी में लेता है, कोई 0.3, कोई 0.4%, कोई डिस्काउंट ब्रोकर है वो 20 रुपये लेता है, कोई और ब्रोकर है जो फ्री लेते हैं। सब अपना लिस्ट देंगे और कम से कम उनको वो सारा ब्रोकरेज जो मॉडल है ना, वो 1 क्वार्टर मतलब 3 महीने के लिए मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये इस डॉक्यूमेंट में लिखा है। अब इसमें बहुत बड़े फ्लॉज ये है कि कई ब्रोकर होते हैं, स्पेशली फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके के क्लाइंट से अलग अलग तरीके का ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। इसके बारे में भी ये लिखा गया है कि अगर ऐसा भी है तो उस केस में अगर आपका डिफरेंस आता है ब्रोकरेज में, मान लीजिए कि 0.2%, 0.3%, 0.4% डिलीवरी में चार्ज करता है कोई ब्रोकर अपने अलग अलग क्लाइंट्स को, तो आप हमें एक नंबर दीजिए, लेट्स से 0.3% दे दिया। तो अगर आप किसी क्लाइंट से 0.2% चार्ज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा ब्रोकरेज आया है वो उसको आप अलग से सेटल कर लीजिए, और अगर किसी क्लाइंट से 0.4% चार्ज करते हैं तो उसको अलग से मांग लीजिए। Now again, this is a consultation paper, obviously इनसे भी wants कि कुछ ना कुछ इनपुट्स मिले। Why not create a basic mechanism जहाँ पे ब्रोकर का ब्रोकरेज ब्रोकिंग ऐप के थ्रू ही चार्ज किया जाए, जहाँ पे वो एक टॉप अप करवा ले ब्रोकिंग ऐप के साथ, और उसमें अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आसबा के थ्रू ट्रेडिंग कीजिए आप, बट सिंस अगर आपको ब्रोकरेज देना है तो एक काम कीजिए, हमारी ऐप है जिस ऐप के थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसी ऐप में 1000, 5000, 10,000 से आप टॉप अप करवा लीजिए। वो 1000, 5000, 10,000 रुपये हम आपको डिडक्ट करते रहेंगे, जिस हिसाब से ब्रोकरेज आपकी करती रहेगी, और आप अपनी ट्रेडिंग अलग से करते रहिए। दिस इज वन सोल्यूशन। यहाँ पे भी कुछ फ्लॉज हो सकते हैं, लेकिन सेबी हैज आस्क्ड के प्रपोजल क्या हो सकता है इस केस में, दिस इज वन ऑफ दोज सॉल्यूशंस। एंड फाइनल पॉइंट, पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में ब्रोकर का एग्जिस्टेंस किस लिए है? ब्रोकर अब ब्रोकरेज तो जनरेट कर ही रहा है, लेकिन ट्रेडिंग ऐप के थ्रू सिर्फ ऑर्डर प्लेस करवाएगा, क्योंकि पैसे का उसके पास एक्सपोजर नहीं है। कस्टमर सपोर्ट करवाएगा, एंड ऑफ द डे रिपोर्ट, सेटलमेंट डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंजेस को, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, सेबी को प्रोवाइड करवाएगा। तो जो एडमिन काम है, मेहनत वाला काम है, कस्टमर को संभाल के रखना, अगर उसको कोई इशू आता है तो उसको ठीक करना, एट द सेम टाइम सारी की सारी ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना, ऑल ऑफ दैट वर्क इज लेफ्ट आउट फॉर ब्रोकर। और उसके एवज पे साथ में ट्रेडिंग ऐप भी है। हालांकि एक ट्रेडिंग ऐप भी, सेबी इज नॉट फार फ्रॉम दैट, एक ट्रेडिंग ऐप बनाने से क्या कितना को टाइम, कितना को कॉस्ट लगेगा, बट दे नो कि इफ दे टेक आउट ब्रोकिंग ऐप आउट ऑफ द इक्वेशन, देन ब्रोकर तो इट्स नॉट देयर। तो उस हिसाब से ब्रोकर की एग्जिस्टेंस का कोई इशू नहीं है। बट देन इट इज गेटिंग इंटरेस्टिंग द वे इंडियन स्टॉक मार्केट एंड स्पेशली सेबी किस तरीके से इसको आगे लेके चल रहे हैं। एंड आई विल बी रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि किस तरीके से ये रूल एक्चुअली एग्जीक्यूट होता है, इंप्लीमेंट होता है, और आपको हम बताते रहेंगे जो भी अपडेट्स आते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन इन इंडियन स्टॉक मार्केट, स्पेशली इन इक्विटी, और आगे चल के एफ&ओ में भी होगा। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।